Am I audible to all of you? आप यस मैम। ओके, ओके। एक बार रेज़ हैंड करके बताइए सबको मेरी आवाज़ आ रही है? किसी को कोई इश्यू है तो बताइए? और प्रॉपर्ली विज़िबल है मतलब मैं प्रॉपर्ली विज़िबल हूँ आपको? ठीक है। तो देखिए मेरा नाम रश्मि शर्मा है एज़ यू ऑल नो और आरजेएस में मैंने अभी 35th रैंक स्कोर की है। क्योंकि अभी मेरा ट्रेनिंग के लिए मतलब स्टार्ट नहीं हुई है, कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, तो पारुल मैम इनोवेटिव जुडिशरी की जो ओनर है और लॉ ग्लोरी जिसमें हम दोनों ही हैं, पारुल मैम एंड रश्मि, तो हम दोनों ने जो क्लासेस स्टार्ट करने की हमने स्टार्ट किया है 14th ऑफ नवंबर को हमने आरजेएस का एक पूरा बैच स्टार्ट किया है, ठीक है? और आज से हम एक शॉर्ट इंडिविजुअल क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं, एक इंडिविजुअल क्लासेस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास आपको पता है 10 टू 11 होगी। टाइम में थोड़ा-सा मैं हाफ एन आवर और इंक्रीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? और पारुल मैम की क्लासेस जो है 11 टू 12 होगी आपकी, डन? सो एज़ यू ऑल नो कि हमारे जुडिशरी के जो भी सिलेबस होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इवन जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, उनके सिलेबस में भी कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी आती है, ठीक है? तो आप मान के चलिए कि जो हमारे जो भी जुडिशरी के सिलेबस में इन सब्जेक्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, तो हमें अच्छे से इन पे ग्रिपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ से ना केवल आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि इंटरव्यू के क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2 बार इंटरव्यू फेस किया है और फर्स्ट टाइम में नहीं पर इस बार मुझसे सीपीसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्वेश्चन पूछे गए और कहीं के क्वेश्चंस मेरे से नहीं पूछे गए। मेरे से क्रिमिनल थोड़ा-सा एक क्वेश्चन पूछा गया था वरना सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ही मेन रहता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है वो मैं लूँगी और जो आपका ड्यूरेशन होगा ऑलमोस्ट 45 डेज़ का मैक्सिमम होगा आपका, 45 डेज़ का मैक्सिमम, ठीक है? फीस आपको पता है 4000 रहेगी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और आपको लाइफ टाइम एक्सेसिबल रिकॉर्डिंग्स जो है ना क्लासेस की वो अवेलेबल रहेगी, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स आपको हम प्रोवाइड करवाएँगे और नोट्स भी जो हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए मैं आपको हर चीज़ को क्लियर करूँगी, ठीक है? यहाँ पे कोई भी फेकनेस नहीं रहेगी। जो भी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं वो मेरे हैंड रिटन है क्योंकि मैंने पहले भी क्लासेस ली है, बट स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन है जो कि मैं आपको हाथ से लिखाऊँगी, ठीक है, क्लास में, जिससे कि आपको थोड़ा-सा चीज़ें समझ में आने लगे, ठीक है? क्योंकि वो तो आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके? तो और कोई क्लास के रिगार्डिंग डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वरना हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, कि कैसे क्लास रहेगी, जैसे आप जॉइन करेंगे इन केस तो कैसे क्लासेस का क्या ड्यूरेशन मैंने आपको शेयर किया है, फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप पूछिए अदरवाइज़ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप ठीक लोग है? आप लोग हाँ, माइक ऑन करके पूछिए। पूछ लीजिए हैंड रेज़ करने की बजाय किसी को इश्यू है तो। हाँ, अब मैसेज भी कर सकते हैं आप। मुस्कान हिंदी में देखिए जो जैसा मैंने अभी बोला ना सेम वैसा का वैसा रहेगा, नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे। नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड होंगे, डायरेक्ट रीडिंग इंग्लिश में ही होगी, हिंदी में आपको समझाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है? मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी माइंड में क्वेरी है, अदरवाइज़ हिंदी नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाएँगे क्या मैम? नहीं, हिंदी नोट्स पारुल हिंदी नोट्स अवेलेबल होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के? देखना होगा, हिंदी के तो नहीं है, मेरे हैंड रिटन नोट्स तो इंग्लिश में ही है, ठीक है? हिमांशु आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रही हूँ आपको और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप सभी का रहे, आई होप बहुत अच्छे से मैं आपको चीज़ें कन्वे कर पाऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को।
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? आपको पता होगा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और एक सेकंड, बताइए स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? ये स्क्रीन विजिबल है क्या? जिसको भी विजिबल नहीं है प्लीज एक बार अनम्यूट करके बोलिए, मैसेज कीजिए कि स्क्रीन सभी को विजिबल होगी तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी, क्योंकि फिर बीच में इंटरप्शन होता है क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करूं क्लास को? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपकी जुडिशरी में कवर होने वाला है। 395 आर्टिकल्स के साथ 395 आर्टिकल्स के साथ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो सब्जेक्ट है वो है। बट एक बात ध्यान रखना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं पढ़ना होता, ठीक है? हमें सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट हमारी जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना होता है। जैसा कि मैं सोच पा रही हूँ कि आप लोगों ने अपने जब आपने एलएलबी की होगी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है? और शायद पूरा भी पढ़ा होगा। बट हमें जो प्रिपरेशन करनी है ना, एक स्ट्रेटेजिकली जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो यहाँ पे हम इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होंगे। जो मेरे नोट्स हैं मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पूरे सफिशिएंट है। जहाँ पे आर्टिकल्स के नंबर पूछे जाने हैं, वहाँ पे मैंने आर्टिकल्स के नंबर लिखे हैं। जहाँ पे प्रोविजन पूछा जाना है, मैंने प्रोविजन लिखे हैं। जहाँ पे डॉक्ट्रिन्स कवर हो रही है, जहाँ पे केस लॉज कवर हो रहे हैं, और केस लॉज भी मैंने यहाँ पे 2024 के इंक्लूड किए हैं। इन केस कोई नया अपडेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, ठीक है? तो ये हम क्लास तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 3 पिलर्स के बारे में आप सभी को पता होगा। बट हम यहाँ पे जो हमारे क्लासेस लेंगे वो एज़ अ बिगिनर्स की तरह हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे। हम मानेंगे कि सभी आप बिगिनर्स हैं, तो एक बेसिक आइडिया हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऐसे चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आपके इंटरव्यू एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हम अगर बात करें तो हमारी डेमोक्रेसी के हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं। कोई बताएगा मुझे कौन-कौन से पिलर्स होते हैं हमारी डेमोक्रेसी के 3? कोई भी बताइए अनम्यूट करके। मैम लेजिस्लेशन, हुँ, एग्जीक्यूटिव, डन। और एक जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जो हम बनना चाहते हैं। बिल्कुल, जुडिशियल। बिल्कुल। जो हमारा मतलब मेन टारगेट है ना, वो यही है हमारा टारगेट, ठीक है? तो ये हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं। अब इन आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी इम्पोर्टेंस है, मतलब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस बुक की। क्यों? क्योंकि इस बुक में आपके जो तीनों पिलर्स हैं ना, इनके जो भी काम है, इनके पास क्या पावर रहेगी, इन्हें क्या करना होगा, इनकी ड्यूटीज़ क्या होगी ना, ये सभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका यही प्ले करता है। ये कांसेप्ट आपके ये जो मैंने आपको एक रूट बताई है ना कि इस तरह से हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब आप समझ रहे हैं, ये बुक जो है हमारे 3 पिलर्स को कंट्रोल कर रही है। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स अगर वो एक दूसरे के फील्ड में एनक्रोच करते हैं, अपनी पावर को एक्सेसिवली यूज करते हैं, या फिर एक दूसरे के फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को खोला जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये अपने जुरिडिक्शन में काम कर रहे हैं या फिर ये एक्सेसिवली वर्क कर रहे हैं। तो ये बुक जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? तो अब लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, फिर उस लॉ को आगे भाई लॉ एक बुक छप गई आपकी, जैसे बीएनएसएस हो गया, तो बीएनएसएस को हमारे एमपी जो हमारे एमपीज होते हैं, बीएन एमपी एमएलएज होते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तो उन लोगों ने एक हमारे जो लॉ है बीएनएसएस, बीएनएस जो भी नए इंट्रोड्यूस हुआ है उनको बनाना, ठीक है? फिर उसके बाद बना के बुक में रखने से कोई सेंस नहीं है। बुक में रख दिया बस क्या करेंगे? उसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास पुलिस अथॉरिटीज़ है, ठीक है? हमारे जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अंडर में जो आईएएस ये सभी होते हैं, वो सभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है? जो इसे इम्प्लीमेंट करती है। और अगर मान लीजिए इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत है, यहाँ तक कि अगर लेजिस्लेचर ने लॉ बनाने में कोई दिक्कत कर दी, अब आप बोलोगे मैम दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लेजिस्लेचर ने
जब लॉ बनाई तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में नहीं रखा। लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर है, पर लॉ जो बनेगी ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगी हमारी, समझ रहे हैं? वैसे ही अगर एग्जीक्यूटिव को लॉ को इम्प्लीमेंट करना है जो लेजिस्लेचर ने बनाई है, अगर इम्प्लीमेंट सही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, अगर मेन बात तो यही है, तो इस केस में इन दोनों को रिमांड पे लिया जाता है जुडिशरी के। ये शब्द मैंने गलत यूज किया, हम बोलेंगे कि इन दोनों की पावर्स पे एक चेक और बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, एक चेक को मेंटेन करना कि इन दोनों को कंट्रोल करना कि ये अपने पावर को एक्सेसिवली यूज ना करे। तो जुडिशरी यहाँ पे लॉ को इंटरप्रेट करती है। इट मींस जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करती है। कोई अनम्यूट करके कुछ बोलना चाह रहा था? ठीक है, तो यहां तक एक सेकेंड, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है? एक बार रेज हैंड करके बताएंगे। ठीक है, जहां भी डाउट लगे कि मैम ये समझ में नहीं आया कि या फिर मैम ये बहुत डाउटफुल लगा मुझे, वहां पे आपको अनम्यूट करके बोलना है। ये मेरी क्लास में एक मैंने रूल बना रखा है कि आपको बीच में इंटरप्ट करना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे आज डेमो क्लास है तो मैं चाहूंगी कि इंटरप्शन ज्यादा नहीं हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं, बट जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना उसे आपको बीच में इंटरप्ट करना है कि मैम ये समझ में नहीं आया या फिर ये मुझे डाउट है। ठीक है, इंटरप्शन जो है आप अलाउ आप कर सकते हैं बीच में मुझे। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और सारे इंस्टीट्यूशन देखो इनकी ही बात नहीं हो रही, इन तीनों की, ये तो भाई मेन है। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप समझते हैं जो हमारे अपॉइंटमेंट करती है, जो भी जैसे आरपीएससी है तो जैसे अपॉइंटमेंट करती है पब्लिक सर्विस कमीशन, और भी जो हमारे जैसे कि सिविल सर्विसेज में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, ठीक है, यूनियन सर्विसेज में है, इन सभी के भी जो फंक्शंस होंगे, फंक्शंस तो नहीं बोलेंगे हम, इन पे भी एक कंट्रोल के लिए कुछ आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, कैग हो गया, पीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। इन सभी को भी इन पे भी चेक जो बनाया गया ना, वो इस बुक नहीं बनाया गया, ये बुक नहीं है, एक बुक नहीं है। आप पढ़ेंगे, मतलब मैं काफी अटैच्ड हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं चाहती हूँ कि आप भी वो सब चीजें लर्न करें। ठीक है, तो देखिए अब एक नए कंसेप्ट से हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दो, हम यहाँ पे मैं आपको दो तरह के लॉ बताना चाहूंगी। एक तो होता है हमारा, देखिए अगर लॉ को हम बाइफरकेट करें तो एक तो होती है सब्सटेंटिव लॉ और एक होती है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, एक तो ये होती है। फिर दूसरी तरह से हम बाइफरकेट करें अगर उसको, तो यहाँ पे दूसरा होता है पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। ठीक है, तो ये जो बात होती है ना, ये सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ की जो बात होगी ना, ये हमारे जैसे हम सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, पीपीए उनके रिगार्डिंग करेंगे। ये थोड़ी सी अलग बात है जो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी। ये हम सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस में डिस्कस करेंगे। अभी हमें इस तरह से बात करनी है कि पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ क्या होती है। पब्लिक लॉ जो कि आप समझ रहे हैं, पब्लिक जो कि गवर्नमेंट और जो पब्लिक्स होती है हमारे, मतलब लोग होते हैं, उनके बीच के रिलेशंस को मेंटेन करती है। उनके बीच के रिलेशन को बताने वाली जो लॉ होगी वो हमारी पब्लिक लॉ होती है। जैसा कि कौन सी लॉ, जैसे कि हमारी होगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सही नहीं होगा यहाँ पे, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस जो होती है वो गवर्नमेंट और पब्लिक, भाई पब्लिक जो है कोई ऑफेंस करती है तो वो माना जाता है कि स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस। पब्लिक अगर कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करता है तो वो पब्लिक का पार्ट होता है, और पब्लिक जो है उसने जो ऑफेंस किया है वो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है, इसलिए बीएनएसएस हमारी क्या होती है, पब्लिक लॉ। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी पब्लिक लॉ होती है।
ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट है, वो हम समझेंगे यहाँ पे कि गवर्नमेंट का मतलब, स्टेट का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का रिलेशन बताने वाली लॉ जो होती है वो पब्लिक लॉ होती है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पब्लिक लॉ। पर अगर हम बात करें प्राइवेट लॉ, अब आपको थोड़ा समझ में आएगा जो मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ कि प्राइवेट लॉ क्या होता है। एक बार हम यहाँ से रेज करके यहाँ से देखते हैं इसको। देखो, मैंने आपको बताया पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। तो पब्लिक लॉ तो आपको समझ में आ गई होगी कि पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में रिलेशन, एक पर्सन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने लिया है यहाँ पे एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी होती है पर हमें इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, फिलहाल हम इसको जो हमारे सब सिलेबस से रिलेटेड है उसका ही एग्जांपल लेते हैं, बीएनएसएस। ठीक है, फिर दूसरी होती है प्राइवेट लॉ। अब प्राइवेट लॉ क्या होती है, यहाँ पे हमने गवर्नमेंट लिखा ना, प्राइवेट लॉ में हमें लिखना है पर्सन टू पर्सन, दो लोगों के बीच की रिलेशन को बताने वाली। अभी आप बोलोगे रिलेशन क्या है, भाई दो लोगों के बीच में जो भी विवाद है, डिस्प्यूट्स है, उनको गवर्न करने वाली लॉ जो होगी ना वो आपकी प्राइवेट लॉ होगी। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का और टीपीए मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि आपके प्रीलिम्स में, मेंस में आने के बहुत रेयर चांसेस हैं, पर ये आपके आएगा इंटरव्यू, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं या फिर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, वो तीनों स्टेज ओरिएंटेड रहेगा, तीनों स्टेजेस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू के लिए बनता है कि व्हाट इज द पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ, गिव सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहीं से आपको कुछ बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं हम एक बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पब्लिक लॉ। ठीक है, पब्लिक लॉ मतलब गवर्न रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। अब रिलेशनशिप का मतलब आप यहाँ पे गवर्न डिस्प्यूट, डिस्प्यूट भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, या फिर गवर्न द मैटर, जो भी मैटर होता है ना पब्लिक और गवर्नमेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, सीआरपीसी में यहाँ पे क्रिमिनल लॉ लिखा हुआ है, क्रिमिनल लॉ मतलब बीएनएस हो गया। ठीक है, बट प्राइवेट लॉ में क्या होता है, प्राइवेट लॉ में होता है आपका जो कि दो इंडिविजुअल्स मतलब दो पर्सन्स के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप को बताने वाली जो लॉ होगी वो आपकी प्राइवेट लॉ होगी। लाइक फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट। प्रॉपर्टी एक्ट मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। फैमिली लॉ मतलब मॉमडल लॉ होती है, हमारी हिंदू लॉज होती है, वो सब यहाँ पे कवर। ठीक है, पूछ सकते हैं आप कोई भी डाउट आपके माइंड में क्लिक हो रहा है तो, या फिर कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज हैंड करके बताइए, रेज हैंड करके बताइए। टीपीए मुस्कान, टीपीए जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दो पर्सन के बीच में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 6 तरह के ट्रांजेक्शन जो होता है ना इंटरवाइवस ट्रांजेक्शन में कवर होते हैं। जैसा कि वहां पे होता है हमारे सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट, एक्शनेबल क्लेम और एक और एक्सचेंज। तो जो मॉर्गेज हो रहा है वो दो पर्सन के बीच में हो रहा है, कोई स्टेट एंड पर्सन के बीच में नहीं हो रहा, समझ रहे, गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में नहीं हो रहा, वहां पे हो रहा है दो पर्सन के बीच में। और गिफ्ट दो पर्सन, डोनर और डोनी के बीच में, जो कि पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए वो प्राइवेट लॉ। मैम, मुस्कान, हाँ मैम, if one party is government and other party is private person, तो it's called public law. इट्स कॉल्ड पब्लिक लॉ नहीं है। देखिए यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को समझिए कि एक हम यहाँ पे ना पब्लिक लॉ को समझ रहे हैं, ठीक है, और आप उसको उल्टा समझ रहे हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछ रहे हैं पब्लिक लॉ क्या होती है, तो आप बोलोगे ऐसी लॉ जिसमें ये बताया जाए कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो भी डिस्प्यूट अराइज होंगे या फिर उनके बीच का रिलेशनशिप को समझाया गया ना, तो वो हमारा पब्लिक लॉ होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ठीक है, हम मैं आपको ज्यादा डाइवर्ट नहीं करूंगी, पर हाँ जो आपने बोला ना उसको हम मिस मान सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे का हिंट दे रही थी, पर अभी हम उसको स्किप करेंगे, आगे वाले पार्ट में समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है टीना।
ओके, फिर देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे कि ना ये आपका क्वेश्चन, ये आपका मतलब बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए तैयार किया करवाया जाता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। प्रीलिम्स मेंस में कोई लेना देना नहीं रहता। वैसे तो इन दोनों का लेना देना रहेगा आपका कि देखिए, एक बार हम है ना यहाँ पे हमारा प्रियम्बल देखते हैं एक बार फटाफट से, है ना? जस्ट रीड करेंगे, समझेंगे नहीं क्योंकि समझना हमें बाद में। प्रियम्बल आप सभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्रियम्बल आज जिनका भी क्लास लेने का मन बन रहा है, वो प्रियम्बल तो लर्न करते अच्छे से। क्योंकि प्रियम्बल डायरेक्ट आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे और वो क्वेश्चन कर देंगे कि व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको आंसर करना पड़ेगा डायरेक्टली प्रियम्बल के बारे में, ठीक है? तो देखते हैं हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं फिर इसको समझेंगे। पर एक बार हम रीड कर रहे हैं, हैविंग solemnly resolved to constitute India sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं। 5 प्रिंसिपल्स हम इन्हें डिनोट करते हैं, जिनका मतलब भी हम आगे समझने वाले हैं। और इनका मतलब जो है ये आपके मेंस का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है? फिर क्या लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic and secure to all its citizens justice। ठीक है, जस्टिस इसमें आप ऐसे याद करेंगे, सेप, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, जस्ट एक बार रीड कर रही हूँ जिससे मैं आपको जो क्वेश्चन से इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ वो मैं आपको बताऊं। टू प्रमोट अमंग दैम ऑल fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation in our constituent assembly this 26th of November। ये डेट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती, 1949 do hereby adopt enact give to ourselves this constitution। अब आपका क्वेश्चन मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आपसे पूछ रही हूँ मैं क्वेश्चन कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनेक्ट और गिव, मतलब अब सब गिव टू आवरसेल्फ, मतलब पीपल जो है ना, देश के जो जनता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करवा रही है, खुद को दे रही है कि आज से हमने ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो हम हमारा रिपब्लिक डे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, वो हम हमारा 26 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, 1950 का हमारा रहता है रिपब्लिक डे का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, इनेक्ट इस दिन कर दिया था, तो हम रिपब्लिक डे इस दिन क्यों मनाते हैं? लगभग ये कितने दिन हो गए? यहाँ पे अप्रॉक्स 2 मंथ, अप्रॉक्स क्या फुल 2 मंथ्स हो गए 26 जनवरी, ठीक है? तो ये 2 महीने का गैप देके हमने ये नई डेट क्यों ली? आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 26 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रेडी है और हमने अडॉप्ट भी कर लिया, पर हम हमारे रिपब्लिक डे, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ रहा है, उसको हम फोर्स में लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 और ये 26 नवंबर 1949 ये हमने इसको करा कम इनटू फोर्स, मतलब इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आया, कोई बता सकता है मुझे? कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा? मैम 26 जनवरी 1930 को कुछ फूल स्वराज की तिथि थी, इस वजह से उन्हें ये था कि हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसलिए उनने ये डेट को 26 जनवरी 1950 पे ही किया। मेरे को मेरी बात बिल्कुल सही बोला आपका, आपने आंसर कि मैं आपको ये कन्वर्ट करना चाह रही हूँ कि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो है ना आज रेडी हो गई, अब मैं इसको आज मैंने अडॉप्ट कर ली इसको, पर 2 महीने बाद लागू क्यों कर रही हूँ मैं इसको, फोर्स में क्यों ला रही हूँ 2 महीने बाद, आज क्यों नहीं ला रही? तो इसका रीजन क्या था? अब इसका रीजन समझिए, इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके
इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। देखिए, देखो ये क्वेश्चन कि कम इनटू फोर्स, फोर्स में 26 नवंबर रिपब्लिक डे है, अडॉप्ट इन एक्ट हमने इस दिन को किया, जो मैंने आपको बताया, इस दिन हम लॉर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका रीजन है ये वाला जो अभी बताया गया, पूर्ण स्वराज या फिर फुल फ्रीडम। मतलब 26 जनवरी 1950 से जस्ट 20 इयर्स बैक, 26 जनवरी 1930 को हमने क्या करा था, इस दिन कांग्रेस लाहौर सेशन था, ठीक है, और इंडियन कांग्रेस ने इस दिन पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन दी थी। मतलब इन्होंने बोला था कि हमको फुल्ली फ्री होना है इन ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा कि 26 जनवरी 1950 को जस्ट इसके 2 महीने बाद इसको लागू रखा, फोर्स में लेके आए, क्योंकि हम इस दिन को, इस दिन, ये दिन जो था ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट डे था, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं प्लीज आप, जिनको मैम भी हाँ मैम इस दिन क्या डिक्लेयर किया था कि हमें फुल फ्रीडम चाहिए ऑन 26 जनवरी, राइट? बिल्कुल 26 जनवरी 1930 इस दिन हमने बोला हमें फुल फ्रीडम चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया, ये बात खत्म हो गई। अब क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमने हमने क्या करा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। अब जिस दिन अडॉप्ट किया उसी दिन हमको कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाना चाहिए था, बिल्कुल सही था, पर नहीं, हमने करा 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस दिन को, ये जो ना 26 जनवरी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट डे मान रहे थे, क्योंकि इसी दिन हमने पूर्ण स्वराज्य मतलब फुल फ्रीडम को डिक्लेयर किया था लाहौर सेशन में। इसलिए इस दिन की सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए हमने इसको यहाँ पे 26 जनवरी को करा, और इस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लेके आए। अब बताइए, अब क्लियर है पॉइंट? जिसको भी डाउट है पूछ सकते हैं फिर से। इससे ज्यादा हिस्ट्री हमें नहीं पता करनी कि इस दिन और क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर सभी का? एक बार रेज हैंड कर दीजिए सभी। ठीक है, ओके डन। नाउ देखिए, अब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं इन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम देख लेते हैं शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स हैं और सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में यहाँ पे मेन से क्वेश्चन बहुत कम चांस होता है कि यहाँ पे मेन से क्वेश्चन बने। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका प्रीलिम्स से और इंटरव्यू से। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो एक्सपीरियंस की बेस पे दी जा रही है, तो प्लीज आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स और इंटरव्यू में क्वेश्चन बनने वाला है, और फिर इंटरव्यू में तो डायरेक्ट आप जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज अ प्रीएम्बल, या फिर व्हाट इज व्हाट मैटर इज एन्यूमरेटेड अंडर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में क्या दिया गया, वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे। तो इसको भी हमने, जैसा कि आप लोग सभी को पता भी होगा, इसकी ट्रिक है, ठीक है। हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पे 12 तो टोटल शेड्यूल है ही, पर पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल पार्ट्स 22 पार्ट्स है। और कितने आर्टिकल्स मैंने आपको बताया भी था, कितने आर्टिकल्स कोई बताएगा मुझे, कितने आर्टिकल्स है? 395. 95. वेरी गुड। तो 395 आप समझ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने के ना केवल हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसे बनाया, बल्कि जो और सभी फीचर्स जो हमें अच्छे लगे हमने बाहर से भी लिए, ठीक है। आउटसाइड जो इंडिया है वहां से हमने बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया है, और इस कारण से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बढ़ता गया, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस कारण से भी बड़ा है क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। आप देख लीजिए, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है। बाहर कहीं जाओगे तो आपको दो कुछ ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं मिलेगी, पर इंडिया में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है, शेड्यूल 8 में मेंशन है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो डाइवर्सिटी है भाई, अलग अलग।
इस कारण से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है? डाइवर्सिटी का रीज़न है ये, क्योंकि हमने बहुत सारे फीचर्स बोरो किए हैं, इंडिया में खुद से अपने आप से डाइवर्सिटी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो जाता है। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत छोटे से लग रहे होंगे, पर इंटरव्यू में यही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन्स आपसे पूछ लिए जाते हैं और उस टाइम आप चुप रहते हैं, क्योंकि बहुत ईज़ी भी है ये, ठीक है? अब हम यहाँ पे ना इसको लर्न कर लेते हैं, किसको? जो हमारा शेड्यूल जो टोटल 12 शेड्यूल्स हैं उनको। तो एक ट्रिक मैंने यहाँ पे रखी है आप लोगों के लिए, देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, आप में से बहुतों को शायद पता भी होगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है? तो टी डिनोट्स व्हाट? टी डिनोट्स टेरिटरी। देखिए शेड्यूल के अंदर हमें कितना याद करना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। शेड्यूल पूरे याद नहीं करना होता, क्योंकि शेड्यूल तो बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो हमें कितना करना है, हमारे एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है ना, उतना। तो टीयर्स मतलब टेरिटरी। अब टेरिटरी मतलब क्या है? टेरिटरी मतलब भाई हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज है। तो आज की डेट में हमारे स्टेट्स हैं टोटल 28 स्टेट है, और मैम 29 क्या 29 29 स्टेट्स है। जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग बता रहे हैं क्या आप? नहीं मैम, वो तेलंगाना अलग हुआ था ना, तब से 29 एक बार चेक करो, होते हैं ना। एक बार चेक करो। नो मैम 28 ही है अब। बिल्कुल 28 एंड 8 यूटीज है हमारी, चेक करो आप, ठीक है? 8 यूटीज है। कोई मुझे बताएगा 8 यूटीज कौन सी है? तेलंगाना अलग तो हुआ था वो, पर एट प्रेजेंट जो है ना 28 जो स्टेट है कि हमारे जम्मू कश्मीर था ना, उसमें भी डाइवर्जन हुआ है, यूटीज बन चुके हैं, ठीक है? तो ये और 8 यूटीज हैं। चलो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे 8 यूटीज को, एक बार हम पहले समझते हैं ब्रीफ में, है ना? तो टोटल स्टेट्स 28 एंड 8, इसको याद करना भी इजी है। मुझे क्यों याद है? क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8, ठीक है? एट प्रोसेस। फिर है ई मतलब इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब जो आपकी सैलरी है, कितना पैसा मिलेगा मैम, किसको मिलेगा? सबको नहीं मिलने वाला, ये मिलेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? इसके बाद कैग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी के और भी बहुत से लोग हैं, है ना? इन सभी की जो सैलरी और एमोल्यूमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे प्रोविजन दिए गए, ठीक है? फिर ए मतलब अफर्मेशन। अफर्मेशन यहाँ पे ओथ है, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन मतलब वही, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 पर्सन्स है, 3 डिग्नेटरी पर्सन्स है, जिनकी ओथ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन जो है ना हमारे, उनमें दी गई है। वरना और सभी की ओथ जो होगी ना, वो इस आर्टिकल में, सॉरी इस 3rd शेड्यूल में दी गई है। वापस मैं बताना चाहूंगी आपको, ये तो हमारा 4th शेड्यूल है, ठीक है? सेकंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट, और 3rd शेड्यूल जिसमें ओथ दे रखी है ना, देखिए ओथ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ये अच्छी कंसेप्ट है, आपको क्लियर रहेगा ये चीज कि जो ओथ की हम बात कर रहे हैं, ओथ एंड अफर्मेशन मतलब अफर्म करना, ओथ लेना, ठीक है? शपथ लेना। तो यहाँ पे ओथ जो है ना 3 पर्सन्स है। एक तो है आपके प्रेसिडेंट, एक आपके सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है? और एक जो मुझे रिकॉल हो रहा है यहाँ पे, एक और पर्सन है ना? उन तीनों की ओथ जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर, ठीक है? पर मैम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है ना? वाइस प्रेसिडेंट है ना, मैं कि जहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ ना, वहाँ पे मैं लिखना पसंद नहीं कर रही थी। वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, पर वाइस प्रेसिडेंट शायद है ना? वाइस प्रेसिडेंट की लिखी हुई है, यस मैम लिखी हुई है ना? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो 3 पर्सन की ओथ जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। पर इनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, एमपी एमएलए जो होते हैं ना, वो भी हमारे शपथ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, सभी लोग, अटॉर्नी जनरल, सभी ना प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उन सभी की ओथ जो है ना, वो इस 3rd शेड्यूल में देखिए, अदर पर्सन उनका 3rd शेड्यूल है, और सभी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है ना, आर्टिकल्स के अंदर देखिए, उनकी आर्टिकल के अंदर, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना। फिर देखिए यहाँ पे है आर, आर डिनोट्स राज्यसभा, आर मतलब राज्यसभा, ठीक है? हमारी देखिए हमारे, हाँ मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट 1 सेकंड के लिए वॉइस ब्रेक हो गया था मैम। ये शेड्यूल 3 में वाइस अच्छा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, देखिए शेड्यूल 3 जो है ना, उसमें ओथ एंड अफर्मेशन जो है,
वो 3 पर्सन्स का नहीं दे रखा, उसके अलावा अदर्स का दे रखा, ये बोलना चाहता हूँ। किसका इन लोगों का जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और सुप्रीम, इन तीनों का इन तीनों डिग्निटरी पर्सन्स का जो ओथ है वो आर्टिकल्स में गिवन है, ठीक है, क्लियर मैम। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे आर मतलब राज्यसभा, तो राज्यसभा, अब देखिए आपको ना छोटा-छोटा मैं इंट्रोडक्शन दूँगी चीज़ों का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और आप इसको ना अभी से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एंड तक बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैम क्या होता है राज्यसभा, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, है ना? तो अभी से हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो देखिए आपके ना 2 सदन होते हैं, 2 सदन मतलब 2 हाउसेस होते हैं। ये हमारी पार्लियामेंट, ठीक है? पार्लियामेंट में एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। मैं ज़्यादा भी कवर नहीं करूँगी क्योंकि हम हमारे जो भी सब्जेक्ट पॉइंट है उससे डाइवर्ट हो जाएँगे। तो अपर हाउस है, उसमें उस अपर हाउस को हम बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है? राज्यसभा, उसको बोलते हैं लोकसभा। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे एक और नाम है इसका, अपर हाउस बोल दो, राज्यसभा बोल दो या फिर इसको बोल दो, क्या बोलेंगे इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जबकि इस लोअर हाउस लोकसभा, इसको हम बोल सकते हैं क्या होता है? हाउस ऑफ पीपल, ठीक है? ये लिख लीजिए और इसको मतलब फ्रंट पेज पे लिखना, क्योंकि जो बिगिनर्स है ना उनको तो बहुत दिक्कत होने वाली है इन तीनों से, ठीक है? तो ये अब जो हम शेड्यूल 4 की बात कर रहे हैं, वो शेड्यूल 4 डील करता है इस पार्ट से, राज्यसभा से। तभी तो हमने क्या करा है, इसको आर से डिनोट किया है, देखिए तभी तो हमने इसको किससे डिनोट किया है? आर से, राज्यसभा से। अब राज्यसभा क्या है? देखिए राज्यसभा जो होती है ना, अपर हाउस जो होता है या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है, वहां पे सीट्स होती है, वहां पे अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग सीट्स होती है। जैसा कि राजस्थान है, ठीक है? राजस्थान की टोटल जहाँ तक मुझे याद है 35 सीट्स है और उसमें से 10 तो हो गई हमारी राज्यसभा में और 25 जो होती है ना वो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं। किसी को भी थोड़ा ज़्यादा आइडिया है तो प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए ये। कन्फर्म कर दीजिए कि 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 राज्यसभा, मतलब हमारे राजस्थान से 10 लोग जो है ना, ऐसे समझ लीजिए हमारे राजस्थान से या फिर राजस्थान की सिर्फ मैं बात करूंगी यहाँ पे, राजस्थान से, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, हमारे राजस्थान से यहाँ पे 10 जने जो है ना वो क्या बनते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं और 25 जने ना वो लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है? ये फिगर में मुझे क्यों आ रही है फिगर, मुझे क्योंकि ये फिगर जो है जनरल नॉलेज नहीं, ये फिगर इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये फिगर को लिखिए, कंफर्म कीजिए और किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी इस फिगर को आज ही लर्न कर लीजिए, ठीक है? तो राज्यसभा की सीटें जो हमारी 10 है ना, 10 सीटें हैं, तो ये यहाँ पे 10 सीट्स ये इस 4th शेड्यूल में लिखी हुई कि राजस्थान की 10 सीट्स होंगी, यूपी की 12 सीट्स होंगी, ठीक है? इसके अलावा गुजरात की 5 सीट्स होंगी। तो ये अलग-अलग सीट्स के नंबर जो है ना वो लिखा हुआ है इस 4th शेड्यूल। फिर है हमारी 5 एस मतलब 5th शेड्यूल और ये बिलोंग करता है एस से एसटी। ऐसे मतलब शेड्यूल एरिया और एक होता है हमारा शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल एरिया जो है ना वो एरिया जो आपको पता ही होगा, अलग-अलग एरियाज होते हैं और ट्राइब होती है। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ, जो भी बच्चे मतलब दिल से पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए एक क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि अपने एरिया के शेड्यूल एरिया, अपने अपने स्टेट के 3 शेड्यूल एरिया और 3 शेड्यूल ट्राइब का नाम। मैं बहुत कम बोल रही हूँ, वैसे 5-5 करने चाहिए आपको। 5 शेड्यूल एरिया, 5 शेड्यूल ट्राइब के नाम याद कर लेना, इंटरव्यू का क्वेश्चन अभी से तैयार कर लेना, ठीक है? तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी से करोगे ना तो वहां पे दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? तो कौन-कौन से शेड्यूल एरियाज होंगे, कौन-कौन से शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, ये क्वेश्चन में बताया गया है अलग-अलग स्टेट्स। दैट्स इट। फिर है ओ डिनोट्स अदर ट्राइबल एरियाज। अब शेड्यूल्ड एरियाज अलग हैं, ध्यान रखना, ट्राइबल एरियाज अलग हैं। अदर ट्राइबल एरिया
यहाँ पे आपके आएंगे 4 स्टेट्स ATM, ठीक है, ATM। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, 4 स्टेट्स आपके आते हैं शेड्यूल 6 में। एक बार मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगी इसको, क्योंकि मुझे पड़े भी बहुत समय तो नहीं, 2 महीने हुए हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी मैंने, और रिसेंटली 27 अक्टूबर को मेरा रिजल्ट भी आया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, पीछे हुआ ये शेड्यूल। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स है, आपको चीजें पता होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं वो आपके पीछे हैं, बिल्कुल बैक साइड पे है ना, लास्ट में। ये देखिए यहाँ पे हम शेड्यूल अगर देखना चाहें, अगर आपको थोड़ा सा समझना भी है चीजों को, तो शेड्यूल पीछे वाले पार्ट्स में होता है। ये देखिए, ये 3rd शेड्यूल गिवन आपका, देखिए ठीक है, 3rd शेड्यूल किससे डील करता है बताएगा कोई मुझे? 3rd शेड्यूल किससे डील करता है? Oath and At least affirmation. किससे? Oath and affirmation. वेरी गुड, ओथ एंड अफर्मेशन। तो यहाँ पे मुझे आसाम सेक्टर 3rd शेड्यूल, यहाँ पे 3rd शेड्यूल दे रखा है, मेंशन किया हुआ, और है ही नहीं आई थिंक इसमें, नहीं इसमें होगा तो सही। एक सेकंड में चेक कर लेते, अदरवाइज हम कल से नया कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अपेंडिक्स 2, नहीं जम्मू कश्मीर का ऑर्डर ऐड हो गया ये, ठीक है, इसमें देखना ही होगा, वैसे कंफर्म ही है ये ATM। देखिए यहाँ पे अदर ट्राइबल एरियाज में हम 4 ट्राइबल एरियाज की बात करेंगे, ATM और M, ठीक है। मैं ऐसे याद करती हूँ उसको, आसाम लिख लीजिएगा, शायद लिख भी लीजिएगा, त्रिपुरा, अरे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सॉरी फॉर दिस, मैंने खुद ने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लिखा कि ट्राइबल एरियाज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, ऑफ ट्राइबल एरिया आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, इसको इस तरह से याद करना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जो है ना, यूनियन, एक किसी भी कंट्री में यूनियन और स्टेट दोनों होंगे, मतलब सेंट्रलाइज टेंडेंसी यहाँ पे नहीं होगी, फेडरल टेंडेंसी होगी, मतलब यूनियन एंड स्टेट। यूनियन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया, अगर ऑल ओवर कंट्री को देखेगी, अपनी जो भी है देश को देखेगी, और स्टेट जो है पर्टिकुलर स्टेट, ये जो है ना पर्टिकुलर स्टेट, जैसे राजस्थान स्टेट है, ये स्टेट है, उसको फोकस करोगे। तो जो ये कंसेप्ट है इसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। और शेड्यूल जो 7 है इसमें फेडरलिज्म की F से डिनोट किया है, इसमें हमने 3 लिस्ट बनाई है, हमने इसमें 3 लिस्ट बनाई है। एक तो होती है यूनियन लिस्ट, एक होता है हमारा स्टेट लिस्ट, और एक होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें यूनियन जो हमारे संघ है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, यूनियन के थ्रू जो भी पावर्स है यूनियन के पास, कि भाई यूनियन जो है वो हमारे जो भी ये सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, इसके या फिर जो कुछ मैटर्स होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, और भी बहुत सारे मैटर्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग यूनियन को लॉ बनाने की पावर्स। स्टेट लिस्ट में स्टेट के, जैसे राजस्थान स्टेट है, तो राजस्थान जैसे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग राजस्थान स्टेट को पावर है कि अपने स्टेट में जितना भी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग मैटर है उसके रिगार्डिंग लॉ बना सकती है। मेडिकल या फिर पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर्स होते हैं ना मेंटेन करने के लिए, पुलिस अथॉरिटीज के रिगार्डिंग जो भी लॉ बनानी है, वो हमारे राजस्थान स्टेट खुद अपनी लॉ स्टेट के लिए, स्टेट की जो पुलिस है उसको मेंटेन करने के लिए बना सकती है। फिर नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। देखो हम इनके बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल्स है हमारे पार्ट 11 में 245 से लेकर 255 में, वहां पे ये चीज थोड़ी बहुत और कवर होने वाली है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है ना, उसमें यूनियन और स्टेट दोनों को पावर होती है कि दोनों ही अपनी लॉ बना सकती है, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में। और ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो मैटर है
इसी से एक डॉक्ट्रिन भी बनती है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, ठीक है, और डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। दो डॉक्ट्रिन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट से आपकी लिंक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल हमारे कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22। पहले कितनी थी? ये सिर्फ शायद 8 या 7 ही थी, पहले सिर्फ 8 ही थी, अब ये 22 हो चुकी, ठीक है। और अभी कौन सी ऐड हो रही है, ऐड हुई है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर एल डिनोट्स लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। एल डिनोट्स लैंड रिफॉर्म। देखिए यहाँ पे हमने नाम लैंड रिफॉर्म किया है, पर ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मतलब ये है कि शेड्यूल, बहुत ध्यान समझना है इसको। इसका भी आर्टिकल हम एक लिंक करेंगे 31B को, एक आर्टिकल लिंक होगा इससे 31 की। यहाँ पे शेड्यूल 9 को एक बार हम समझेंगे, ऊपर समझते हैं। फिर डी डिनोट्स फॉर डिफेक्शन, डी डिनोट्स फॉर डिफेक्शन, ये भी हम समझेंगे, ये इजी है, इसको समझने की कोई नीड नहीं है। पी डिनोट्स फॉर पंचायत, भाई पंचायत जो है ना उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा ना, वो शेड्यूल 11 में बता रखा है, ठीक है। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी की क्या पावर्स होगी, क्या अथॉरिटीज होगी, वो आपको एम में बता रखा है। हम इनको आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स में भी ये चीजें कवर होगी। अभी हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं इन चीजों का। तो मुझे बताएगा कि पंचायत का जो कंसेप्ट है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, बहुत राजस्थान में। बिल्कुल। और कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का? नागौर। नागौर, वेरी गुड। और कौन सी कमेटी थी इसकी, याद है कुछ? ठीक है, चेक करना इसकी, है ना, कमेटी। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस जो है ये मैंने इंटरव्यू में प्रिपेयर किए, शायद इसकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसकी, ठीक है। पर एक बार आप चेक कीजिएगा, और ये क्वेश्चंस अभी से ही प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि राजस्थान के नागौर में सबसे पहली बार आपका ये जो भी कंसेप्ट था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। फिर शेड्यूल 1 जो है हमने देख लिया है, हम ऊपर से फिर से देख रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं एक तरह से। स्टेट 28, यूटीज 8 है। रिसेंटली दादर नगर हवेली और दमन दीव को कंबाइन किया था 2020 में, ठीक है। लद्दाख को सेपरेट किया था फ्रॉम जेएनके, और दोनों को सेपरेट यूटीज बना दी, ठीक है, दोनों को सेपरेट यूटीज बना दी। आगे चलते हैं, तो ये हमारा शेड्यूल 1 कवर हो गया। अब यहाँ पे शेड्यूल 1 हमने लगभग पढ़ लिया था, ये सब आपकी बेसिक नॉलेज है जो आपको याद करनी है। फिर नेक्स्ट है शेड्यूल 2, अलाउंस एंड एमोल्यूमेंट्स। अब देखिए जितना मैंने लिखा है ना वो मोर देन सफिशिएंट लिखा है। इसके अंदर जो मैंने आपको समझाया बस इतना करना, इसके अलावा इसके अंदर का कुछ भी मत करना। शेड्यूल 2 आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। शेड्यूल 3, ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, एक सेकेंड। फिर शेड्यूल 4, अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटी इन राज्यसभा, ठीक है, ये हमने देख लिया। शेड्यूल 5, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ये भी मैंने आपको बताया। शेड्यूल 6, जो भी ट्राइबल एरियाज है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनका आपने डिस्कस किया कि भाई इनका नाम याद करना है, इससे ज्यादा इसमें एक शब्द याद मत करना, बिल्कुल, है ना, इतना तो बेसिक समझना है। शेड्यूल 7, अब देखिए यहाँ से ना ये टॉपिक शेड्यूल 7, इससे हम कल स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा ये जो शेड्यूल 9 और 10 हमने समझा था ना, उसको थोड़ा सा समझेंगे, है ना, शेड्यूल 9 एंड 10 को। और आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो पारुल मैम लेगी, अभी 11 to 12 की रहेगी, सीपीसी क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस क्लास में हमने जितना पढ़ा उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। और लिस्ट में हमारे 61 सब्जेक्ट्स हैं, 66 सब्जेक्ट्स हैं किसमें? स्टेट लिस्ट में। देखिए आपके 97, 47 और 66, तो 97 तो आपके यूनियन में है, ठीक है, 66 आपके स्टेट में है, और 47 आपके कॉन्करेंट में, ठीक मैम है। बट आई थिंक ये चेंज हुआ था, 52 हमारी कॉन्करेंट में हो गया था और 61 हमारे स्टेट में हुआ था। देखिए चेंज कुछ भी नहीं हुआ, पता है क्या होता है यहाँ पे ना, कुछ भी आप तो कम कर रहे हैं, बल्कि कुछ में बढ़ा दिया गया था, कुछ टीचर्स होते उसको बढ़ा के पढ़ा रहे थे। तो आप एक मेरी बात समझना, यहाँ पे आप ABCD ऐसे करते हैं ना, जैसे 3 लिखा हुआ एंट्री नंबर। तो मैम सोचिए जैसे 395 आर्टिकल है, लेकिन कुछ लोग वो एडिशन और डिलीशन बीच में होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जैसे आप कोई भी आर्टिकल ऐड होगा तो वैसा ऐड होगा, जैसे कोई भी आर्टिकल है, जैसे है ना 379 है, 379A GST काउंसिल, ऐसा ऐड हुआ है,
समझ रहे हैं? तो वो आप उसको इंक्रीज नहीं करोगे, ए वाले पार्ट को तो यहाँ पे इंक्लूड ही रखोगे आप। तो 395 जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल कंफर्म है, कुछ चेंज नहीं हुआ आपका। ओके मैम, ओके। ठीक है? मैम हाँ। मैम आप अच्छा पढ़ा रही है, मुझे पसंद आ रहा है, बट मैम एक क्वेश्चन है कि आप जो पढ़ा रहे हैं मैम उस पे हम रिलाई कर सकते हैं या फिर किसी और सोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट है? देखिए हर चीज़ का रिज़ल्ट होता है, रिज़ल्ट बोलता है। मेरा रिज़ल्ट आपके सामने है, मेरी 35th रैंक है, मेरे लॉ में 60 अबव स्कोर हुए हैं, एक सिविल में मेरे 61 है और क्रिमिनल में मेरे 64 है। तो एक ट्रस्ट इश्यू ट्रस्ट इश्यू होता है जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल श्योर कर रही हूँ कि मैं आरजे सुकृत, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगी ही नहीं यहाँ पे। नो मैम, मतलब जितना आप पढ़ा रही सफिशिएंट फॉर द एग्जाम, मतलब और हमें